इस वीडियो में हम क्लास 7th का पादप में जनन चैप्टर है, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, प्रजनन क्या है। तो देखिए, आप देखते होइएगा कोई भी फूल है गुलाब का या किसी भी चीज़ का, वो एक होता है 102 हो जाता है जनन करके, ठीक है। तो वो किस विधि द्वारा होता है? तो बहुत सारे विधि द्वारा होता है। तो प्रजनन का मतलब क्या होता है? प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं, और पौधे में भी प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है। और किस तरह से पाई जाएगी तो वो भी हम पढ़ लेंगे। कुछ पौधे होते हैं, कुछ पौधे में लैंगिक प्रजनन होता है, मतलब उसमें नर भाग और मादा भाग अलग अलग होता है। और कुछ पौधों में क्या होता है, नर भाग मादा भाग होता ही नहीं है, उसके एक पार्ट से ही प्रजनन हो जाता है। जैसे कि गुलाब के फूल में कोई नर भाग मादा भाग नहीं होता है, हम सीधा एक गुलाब का टहनी लेके कहीं पे लगा देंगे, वो भी हो जाएगा। तो उन्हीं चीज़ों को अब डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रजनन किसको कहेंगे? तो वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए संतान उत्पन्न करती है उसको प्रजनन कहते हैं। और पौधे में भी प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है। और प्रजनन कितने प्रकार के होंगे? तो प्रजनन 2 प्रकार के होंगे। फर्स्ट तो होगा अलैंगिक प्रजनन, जिसमें नर भाग और मादा भाग नहीं होगा, ठीक है। नर मादा में विभाजित नहीं होगा, उसको अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, जिसमें कोई लैंगिक नहीं होगा। और लैंगिक प्रजनन जिसमें नर भाग और मादा भाग अलग अलग पाया जाएगा, उसको लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अलैंगिक प्रजनन, जिसमें नर या मादा भाग पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन केवल एक ही जनक पौधा होता है और इसमें बीज नहीं होता है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होगा? बीज नहीं होगा। आपने गुलाब का बीज देखा है? नहीं। आलू का बीज देखा है? नहीं, आलू का बीज नहीं होता है। तो इसमें नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। और अलैंगिक प्रजनन में कैसे कैसे हो जाए? जैसे कि आलू आप देखते होइएगा कि आलू में छोटा छोटा आँख, जैसे कि यहाँ आलू में क्या होता है, छोटा छोटा ऐसे आँख टाइप का निकला रहता है ना, उसी को आप काट के, मान लीजिए ये आलू है ना, आलू का ये आँख निकला हुआ है, तो आप यहाँ से ऐसे काट दीजिए और इसको मिट्टी में बो दीजिए, तो यहाँ से एक नया आलू हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आँख निकला है तो इसको बो दीजिए, नया आलू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आँख थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको आप काट के रोप दीजिए, ये भी नया नया आलू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब बॉडी के एक पार्ट से ही इसमें नया पौधा आ जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए, हम तो आपको पहले बताए हैं अलैंगिक प्रजनन, जिसमें नर भाग मादा भाग में विभाजित नहीं होगा, ठीक है। और नर भाग मादा भाग में विभाजित नहीं होगा तो इसमें मतलब बीज भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, मतलब ये कैसे इसका होगा? तो देखिए, इसी के बॉडी के किसी पार्ट से, जैसे कि देखिए आप आलू है, आलू में क्या होता है, आलू के ही पार्ट से नया आलू हो जाता है। तो आलू में क्या हो जाएगा? शाकीय जनन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, शाकीय जनन, या इसी को कहते हैं कायिक प्रजनन, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? कायिक प्रजनन। आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कायिक प्रजनन, ठीक है, कायिक प्रजनन। जैसे कि एक ब्रायोफाइलम की पत्ती होती है, ब्रायोफाइलम की पत्ती का भी फोटो आपके बुक में दिया हुआ है, उसमें पत्ती से ही प्रजनन होता है, मतलब उसमें पत्ती में ही नया नया चीज़ आ जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम कायिक प्रजनन का देख लेते हैं परिभाषा सबसे पहले। तो जब नए पौधे जड़, तना, पत्ती या कली से बनते हैं तो उसे शाकीय जनन या फिर कायिक प्रबंधन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? कायिक प्रबंधन। आपके बुक में ये नाम दिया है, इसलिए आप यही याद कीजिएगा, कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन, ठीक है। और कायिक प्रजनन में क्या हुआ? जैसे कि देखिए, आप गन्ना देखे हैं? गन्ना मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे नोड होते हैं, यानी कि गांठें पाई जाती है गन्ना में। ऐसे आप क्या कीजिए, गन्ना का इस पार्ट को काट के आप बो दीजिए, नया गन्ना हो जाएगा। गन्ना के इस पार्ट के बाद काट को बो दीजिए, नया गन्ना हो जाएगा। तो गन्ना भी ऐसे ही पड़ता है, ठीक है, कायिक प्रजनन से, ठीक है। पत्ती के माध्यम से, एक ब्रायोफाइलम की पत्ती जो आपको बताया था, ये इसमें पत्ती के ही माध्यम से नया पौधा हो जाता है, तो ये भी कायिक प्रजनन हुआ। अब जड़ किस किस से होता है? शकरकंद और डहेलिया। शकरकंद का है, देखिए यहाँ पे शकरकंद है, शकरकंद में भी कायिक प्रजनन होता है, ठीक है।
और उसके बाद डहेलिया नहीं है। और कली यानी कि बल्ब जिसको आँख भी कहते हैं, तो आलू में प्रजनन किस चीज़ से होता है? आँख से, ठीक है। और इसका लाभ क्या होता है? देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, लाइन आप पढ़िएगा। जो कायिक प्रजनन होता है ना, उसमें पौधे का विकास तेजी से होता है, ठीक है। और माता पौधे जैसे, मतलब सेम टू सेम आलू जैसा ही लगेगा, गन्ना सेम टू सेम गन्ना जैसा ही लगेगा, मतलब सेम टू सेम अपने माता जैसे ही लगता है। और जल्दी फूल और फल आते हैं, यानी कि इसका विकास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रजनन में पौधे का विकास तेजी से होता है। आपके बुक में ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। लाइन पढ़ के सुना देते हैं। आपके बुक में लिखा हुआ है, कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। कम समय में उगाए जा सकते हैं मतलब क्या? इसका विकास तेजी से ही होता है, ठीक है। आपके बुक में दे दिया गया है। तो जैसे कि ये देखिए, आपके बुक का ही फोटो है। आलू में ये छोटा छोटा आँख पाया जाता है और इसी के माध्यम से नया आलू बन जाता है। तो आलू में आँख से अंकुरित होता है। और आपके बुक में ये भी फोटो दिया हुआ है, गुलाब में ये कली के रूप में, मतलब टहनी से ये कली के रूप में नया गुलाब आ जाता है, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे मुकुलन, जिसको कहते हैं कली द्वारा प्रजनन। और आपके बुक में दिया हुआ है मुकुलन, ठीक है। मुकुलन, ठीक है। देखिए अब आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है मुकुलन के बारे में। ये देखिए, ये यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे ये प्रयोग दिया हुआ है एक मुकुलन का, ठीक है। तो मुकुलन किस में होता है? इसमें, ईस्ट में। और क्या किया गया है? ईस्ट का पाउडर यहाँ पे ये पूरा बताया गया है कि केमिस्ट से, यहाँ पे केमिस्ट की दुकान से ईस्ट का पाउडर खरीद के या चुटकी भर ईस्ट लेकर पात्र में घोले, और इसको थोड़ा देर बाद आप स्लाइड पे देखेंगे ना, तो इस तरह से कोई ईस्ट ऐसा दिखाई देगा, कोई ईस्ट ऐसा दिखाई देगा, कोई ईस्ट ऐसा दिखाई देगा, और कोई इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि ईस्ट में बहुत तेज़ी से मुकुलन होता है, ठीक है। और मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा में ही मुकुलन होने लगता है, मतलब ईस्ट अपना जनसंख्या वृद्धि करने लगता है। और ये प्रवर्धन मुकुल या फिर कली कहलाता है। जैसे कि ये निकल गया, ये क्या कहलाएगा? कली। ये भी कली, और ये 3 गो 4 गो कली, ठीक है। और इसमें तेजी से वृद्धि होता है, घंटों में ही। देखिए कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती है। तो मुकुलन के बारे में ये चीज़ें आपके बुक में दिया गया है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और चैनल को क्या कहते हैं, घंटी वाला आइकन दबा दीजिएगा। तो मुकुलन क्या होता है? मुकुलन बर्डिंग, इसमें जनक के शरीर पर एक छोटी सी कली बनती है जो अलग होकर नया जीव बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपके बुक में जो हम फोटो भी दिखा दिए, ईस्ट कोशिका होगा, थोड़ा सा विकसित होकर शरीर में उभार आएगा, और यही कट के अलग अलग मतलब मुकुलन बर्ड निकल जाएगा, और यही विकसित होकर फिर से ऐसा नया ईस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में। अब उसके बाद हम देखते हैं ईस्ट में तो मुकुलन हो गया, या फिर हाइड्रा में भी देखिए मुकुलन ही हो रहा है। ये इसको हाइड्रा कहते हैं, ठीक है। हाइड्रा में भी शरीर का एक उभार आया, धीरे धीरे बढ़ा, मतलब ये देखिए उल्टा हम बता दिए, ये उभार आया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, टूट गया, फिर ये टूटा हुआ भाग नया ईस्ट मतलब हाइड्रा बना देगा। तो हाइड्रा ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन। अब अगला हेडिंग हम देखते हैं खंडन। तो देखिए आपके बुक में यहाँ पे खंडन के बारे में दिया गया है कि तालाब, नहर के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपवंकी गुच्छे तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल जल और पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, शैवाल वृद्धि करते हैं। तो मतलब ये चीज़ क्या दिया गया है? मान लीजिए आप काई देखते हैं ना, जो काई वो तेज़ी से पानी में ही तेज़ी से विकास करता है, और इस तरह से वृद्धि करके क्या होता है? पहले वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद 2 पार्ट में टूट जाता है, 2 पार्ट में ऐसे टूट जाता है ना, और फिर ऐसे टूट कर फिर अगला मतलब ये भी विकसित होगा, बड़ा होगा, ये भी विकसित होगा, फिर आगे टूटेगा, या फिर 3 बराबर भाग में टूट जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? खंडन। खंडन मतलब ही क्या होता है? टूटना। मतलब पूरा शरीर 2 या 3 पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। और वो फिर से नया शरीर का मतलब नया जीव जंतु का निर्माण करेगा। तो देखिए हम शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहला हम देखे थे अलैंगिक प्रजनन में, सबसे पहला क्या था? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि कायिक प्रबंधन। इसमें क्या होता था? शरीर के कोई पार्ट से ही नया पौधा चला आता था। जैसे कि ये ब्रायोफाइलम के पत्ती, आलू के आँख द्वारा, ठीक है। राइजोबियम में भी बर्ड्स के द्वारा, ठीक है।
तो और यहाँ पे दिया था भी तना के माध्यम से गुलाब और गन्ना में, फिर पत्ती के माध्यम से ब्रायोफाइलम, जड़ के माध्यम से शकरकंद और डहलिया, और कली के माध्यम से आलू। तो ये तो कायिक प्रबंधन था। इसका लाभ क्या था, पौधे जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको दूसरा बताएं मुकुलन। मुकुलन में क्या था, शरीर में ही उभार आता है और वो टूट के नया फिर उस जीव का निर्माण कर देता है, जैसे कि यहाँ पे भी मुकुलन हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद अभी जो हम आपको बताए हैं खंडन, इसमें क्या होगा, शरीर ही 1 2 3 बराबर 2 या 3 पार्ट में टूट जाएगा और फिर से वो नया नया जीव का निर्माण करेगा। इसको क्या कहेंगे, खंडन या फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और आपके बुक का भी हम फोटो दिखा दिए, एक बार और दिखा देते हैं। देखिए यही ना होता है, स्पाइरो वगैरह हरा हरा शैवाल पाया जाता है जिसको काई कहते हैं, और ऐसे ही टूट टूट के अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, खंडन, ठीक। अगला देखते हैं, तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। देखिए इस प्रक्रिया में पौधे कई टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा नया पौधा बन जाता है, जैसे कि स्पाइरो गायरा। अब अगला आपके बुक में ही है, देखिए अब अगला आपको पढ़ना है, किधर गया, ये देखिए अगला क्या अपराध है, अगला है आपके बुक में लैंगिक बीजाणु निर्माण, तो एक स्पर फॉर्मेशन हो गया, ये देख लेते हैं। देखिए अब आपके बुक में बीजाणु निर्माण के बारे में क्या मतलब चौथा टॉपिक है, तो इसमें क्या क्या है देखिए। एक में अपने पर डबल रोटी या कवक, मतलब पाव रोटी में क्या होता है, कवक टाइप का उग जाता है, ठीक है। और रुई के जाल जैसा बीजाणु, मतलब उसमें आप देखते होइएगा ब्रेड है ना, तो ब्रेड के ऊपर रुई के जाल जैसा, पूरा रुई के जाल जैसा रहता है, मतलब फोम टाइप का उग जाता है, ठीक है। और वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते रहता है ब्रेड उरेड पर, जिसको फफूंद लगना कह देते हैं। तो वो किस प्रकार से अपना जनसंख्या में वृद्धि करता है, किस प्रकार का जनन करता है, बीजाणु निर्माण, ठीक है। उसमें क्या होता है, बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं, अलैंगिक जनन। और प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में, अब देखिए उच्च ताप यानी कि गर्मी के दिन में, ठीक है, और निम्न आर्द्रता मतलब वातावरण में नमी कम हुआ था गर्मी के दिन में ना, इसलिए तो ब्रेड उरेड पर ज़्यादा गर्मी के दिन में क्या होता है, ख़राब होता है, इसलिए ब्रेड नहीं बिकता है। क्योंकि ब्रेड पर गर्मी के दिन में क्या होगा, उस पर यही बीजाणु जनन द्वारा क्या उग जाएगा, रुई के जाल जैसा, क्या उसको बोलते हैं, फफूंद आ जाता है, ठीक है, ऐसा होता है फफूंद। इसमें क्या होता है, एक बाहर एक कठोर आवरण होता है, ठीक है, कठोर आवरण ऐसे होगा, और ये क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थिति जब आएगा ना, तो ये कठोर आवरण जो ये वाला है, ये फूट जाएगा और ये से बीज जो है ना पूरे ब्रेड पर छितरा जाएगा, और फिर वो भी अपने जनसंख्या में इसी तरह से वृद्धि करते करते और पूरा ब्रेड क्या होता है, ख़राब हो जाता है। देखिए यहीं पे यही दिया हुआ है, एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण होता है जो हम बता दिए, ये सुरक्षात्मक आवरण, ठीक है, इसलिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादपों में जनन बीजाणु द्वारा होता है, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, फर्न है, इसमें पत्ता पर ऐसे छोटा छोटा बीज टाइप का, मतलब पूरा भरा रहता है, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में फैल जाते हैं और बीजाणु जनन इसको कहते हैं, ठीक। इसका नोट्स देख लेते हैं। तो बीजाणु द्वारा जनन, यही जो आपको बता दिया, बीजाणु बहुत छोटे, हल्के और कठोर आवरण वाले होते हैं और अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर नए पौधे बन जाते हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड जिसको फफूंद कहते हैं, और फॉर्न या मॉस जो आपके बुक में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे लैंगिक प्रजनन। फूल में अब नर और मादा भाग को अलग अलग देखेंगे। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा भाग दोनों पाया जाएगा या फिर कोई एक पाया जाएगा, ठीक है। लैंगिक प्रजनन के लिए नर भाग अलग और मादा भाग अलग, या फिर नर और मादा भाग दोनों एक ही में, दोनों चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो अब उसके बारे में विशेष रूप से देखते हैं, चलिए आपके बुक से ही देखते हैं। अब देखिए लैंगिक जनन में क्या होगा, पादप के जनन अंग अलग अलग होंगे, जैसे कि पुंकेसर, पुष्प यानी कि पादप का नर जनन अंग पुंकेसर कहाएगा और मादा जनन अंग स्त्री केसर, इतना याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद दो तरह के पुष्प हो सकते हैं, जिसमें केवल एक ही लिंग होगा, उसको एक लिंगी कहते हैं, यानी कि या तो पुंकेसर होगा या फिर स्त्री केसर होगा, ठीक है। कोई दोनों में से कोई एक होगा तो उसको एक लिंगी कहेंगे, ठीक है। और द्विलिंगी किसको कहेंगे, जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाया जाएगा, उसको द्विलिंगी। समझ में आया। एक लिंगी किसको, जिसमें या तो पुंकेसर या तो स्त्रीकेसर। द्विलिंगी किसको, जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाया जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, मक्का, पपीता और ककड़ी, खीरा एक लिंगी पुष्प हो, ठीक है।
कौन कौन? मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा, एक लिंगी। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा, एक लिंगी, ठीक है। और द्विलिंगी कौन कौन? सरसों, गुलाब, पिटूनिया। सरसों, गुलाब, पिटूनिया, द्विलिंगी। सरसों, गुलाब, पिटूनिया, द्विलिंगी, ठीक है। सरसों, गुलाब, पिटूनिया, द्विलिंगी। और मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा, एक लिंगी। याद रहेगा, ठीक। एक लिंगी द्विलिंगी समझ में आया। पुंकेसर, पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर, मादा जनन अंग स्त्रीकेसर। एक लिंगी पुष्प जिसमें एक ही लिंग पाया जाएगा, एग्जाम्पल पपीता, ककड़ी, खीरा। द्विलिंगी पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों पाया जाएगा, एग्जाम्पल सरसों, गुलाब, पिटूनिया। अब आगे देखते हैं। अब हम क्या बोले हैं? पुंकेसर नर जनन अंग होगा तो पुंकेसर का दो भाग होता है, परागकोश और परागकण, मतलब तंतु, ठीक है। पुंकेसर में दो चीज होता है, परागकोश और तंतु, ठीक है। तो ये पुंकेसर का पार्ट होता है। और स्त्रीकेसर में तीन चीज होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। यानी कि पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर कहलाता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, परागकोश और पराग तंतु, ठीक है, परागकोश और तंतु। और स्त्रीकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है, जिसमें तीन पार्ट पाए जाते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और इसका फोटो देख लेते हैं। देखिए, ये है पुंकेसर। जैसे कि आप कोई भी फूल देखते हैं तो इस टाइप से अगर पाया जाएगा तो ये तो ऊपर परागकोश रहता है जो कि वर्तिकाग्र में जाएगा, और ये पराग तंतु रहता है जो परागकोश को पकड़े रहता है। तो पुष्प का नर जननांग, मादा जननांग जो ये बीच में पाया जाता है, बीच वाला पार्ट, इसका तीन पार्ट होता है। पहला कौन सा है? देखिए, वर्तिकाग्र, सबसे ऊपरी पार्ट, फिर बीच वाला वर्तिका, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय में ही क्या पाया जाता है? ये देखिए, बीजांड, बीजांड पाया जाएगा अंडाशय के अंदर। इसमें क्या पाया जाएगा? इस टाइप से बीजांड, ठीक। और देखिए, जनन में क्या होता है? मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। और लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों से युग्मन से युग्मनज बनता है। और ये कहाँ पर होगा? देखिए, ये जो है ना, ये परागकोश किसी न किसी तरह कहाँ पे चलाएगा? वर्तिकाग्र के मुंह पे। और यहाँ से होते हुए कहाँ चलाएगा? अंडाशय में। और बीजांड से मिलकर क्या? नया भ्रूण का निर्माण यहीं पे करने लगेगा, ठीक है। और इसका पहले अब नोट्स देख लेते हैं। लैंगिक प्रजनन नर और मादा युग्मक बनते हैं, उसके मिलन से बीज बनता है। ये सारा चीज़ आपको बता दिए हैं। तो उसके बाद फूल में प्रजनन अंग हम आपको बता दिए। नर भाग में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं, परागकोश और तंतु। मादा भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय में भी हम आपको बीजांड को दिखा दिए हैं। ये वाला फोटो हम आपको दिखा दिए। अब फूलों के प्रकार भी हम आपको बता दिए। एक लिंगी पुष्प जिसमें केवल नर या फिर केवल मादा पाया जाएगा, एग्जाम्पल पपीता और मक्का। द्विलिंगी पुष्प जिसमें दोनों पाया जाएगा, नर और मादा दोनों, जिसमें जैसे सरसों और गुलाब, ये भी हम आपको बता दिए। अब परागन हमको बताना है। परागन क्या होता है? परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण परागन कहलाता है। ये हम अभी आपको बताया ना। जैसे कि देखिए, परागकोश जब वर्तिकाग्र तक चला आएगा तो इस चीज़ को कहेंगे परागन, ठीक है। इस चीज़ को क्या कहेंगे? परागन। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण परागन कहलाता है। देखिए, इसमें क्या होता है? आप अड़हुल के फूल लीजिएगा और ये वाला पार्ट होता है ना, इसको आप हाथ से छुइएगा, चिपचिपा लगेगा, पाउडर जैसा। तो जो वो पाउडर इस पर पाया जाता है वही रहता है परागकोश, छोटा छोटा। और वही यहाँ पे अंदर चला आता है वर्तिकाग्र तक, और यही अंदर में जाके अंडाशय में बीजांड का निर्माण करता है और धीरे धीरे अंडाशय बना लेता है, मतलब युग्मनज बना लेता है। और परागन भी दो प्रकार के होते हैं। स्व मतलब क्या होता है? खुद से परागन, यानी कि खुद के फूल से परागन हो जाए तो स्व परागन, और दूसरे के फूल से हो तो पर परागन, ठीक है। यानी कि दूसरा का खुद का परागकोश उसी के वर्तिकाग्र में चला जाए तो स्व परागन, और दूसरा के परागकोश उसके वर्तिकाग्र में आ जाए तो पर परागन, ठीक है। और परागन किस चीज़ से होगा? मान लीजिए वही वर्तिकाग्र में बीज है, ठीक है, हवा आया, उधिया के ले गया दूसरे फूल के पास हवा के द्वारा। मान लीजिए वही वर्तिकाग्र में फूल है, बारिश हुआ, पानी से नीचे वाला फूल में आ गया उसका परागकोश पानी द्वारा। मान लीजिए कोई कीट इस परागकण पे बैठा और दूसरे फूल पे फिर जाके बैठ गया, तो उसका जो परागकण पैर में लगा था उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिया तो कीट द्वारा। तो इन सभी द्वारा क्या होता है? परागन होता है। अब आपके बुक को देख लेते हैं पहले। चलिए, अब आपको परागन बताना है।
अब यहाँ पे परागण के बारे में दिया गया है। मान लीजिए कीट द्वारा भी परागण हो जाता है, मतलब शरीर से चिपक के चला जाता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और कीट फूल, इसलिए फूल क्या होता है, रंग बिरंगा होता है, ताकि कीट उस पर आए, बैठे, उसके कणों को दूसरी जगह लेके जाए। इसलिए फूल क्या होता है, रंग बिरंगा और सुगंध युक्त होता है, ठीक है ना, ताकि कीटों को आकर्षित करने के लिए, कीट आकर्षित करे और परागण में फूलों की मदद करे। इसीलिए फूल का रंग रंग बिरंगा होता है और सुगंध युक्त होता है। तो देखिए परागकण का यहाँ पे परिभाषा दिया है। पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है, ठीक है। और स्वपरागण किसको कहेंगे, परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाएगा तो स्वपरागण। और पर परागण किसको बोलेंगे, पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो उसे पर परागण। जैसे कि आपके बुक में यहाँ पे फोटो दिया है, देखिए ये परागकोश हुआ, इसका परागकण इसी के वर्तिकाग्र तक चला आया तो स्वपरागण, और इसी का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर चला गया तो ये पर परागण, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब अगला चीज देखते हैं। तो देखिए अब हम क्या कर दिए, परागण का क्रिया करा दिए। अब हम पराग के कण को कहाँ पर ले आए, पुष्प के वर्तिकाग्र तक। अब ये क्या करेगा, परागकण पुष्प के ये वर्तिकाग्र से होते हुए, पराग नलिका से होते हुए कहाँ पर चला जाएगा, अंडाशय में। और क्या करेगा, भ्रूण मतलब निषेचन करेगा, ठीक है। और निषेचन करके क्या बनाएगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है, जाइगोट, ठीक है। तो नर और मादा जब संयोग कर लेगा तो क्या बनाएगा, युग्मनज। और युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो निषेचन का मतलब क्या होगा कि नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। यानी कि निषेचन के माध्यम से ही नर और मादा भाग एक होते हैं। और निषेचन के बाद क्या बन जाता है, तो युग्मनज जो था, युग्मनज जो निषेचन किया वो भ्रूण में विकसित हो जाएगा, ठीक है। तो निषेचन किसको कहते हैं, नर और मादा भाग के युग्मकों के संयुग्मन का मतलब प्रक्रम। जैसे कि नर और मादा भाग जब मिलेगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे निषेचन। और निषेचन के माध्यम से क्या होगा, युग्मनज बनेगा, और युग्मनज बाद में क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, ठीक। और भ्रूण बन के क्या होगा, फल और फूल में विकसित होगा। और निषेचन के पश्चात क्या होगा, जो अंडाशय था, ये वाला अंडाशय, ये किस चीज़ में विकसित हो जाएगा, फल के रूप में, ठीक है। याद रखिएगा, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। तो ये देख लेते हैं, स्वपरागण देख लिया, ये भी आपको समझा दिए, ठीक है। तो निषेचन क्या हुआ, नर और मादा युग्मकों के मिलन को निषेचन कर लेते हैं। और निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज, और युग्मनज से भ्रूण बनता है, ठीक है। और ये चीज़ हम आपको समझा दिए, ठीक। अब फल का निर्माण कैसे होता है, जो अंडाशय वाला पार्ट होगा वो फल का निर्माण करेगा, और जो बीज वाला मतलब बीजांड होगा वो बीज का निर्माण कर लेता है। और बीज के अंदर ही क्या रहता है, भ्रूण होता है, ठीक है। जैसे कि रसीला फल कौन, आम और संतरा होता है, और कठोर फल कौन होता है, बादाम, अखरोट। यहाँ पे दिया गया, देखिए कुछ फल गुदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा, और कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट। अब आगे देखते हैं, बीजों में प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, देखिए बीज कभी कभी उड़ के ना इधर उधर चला जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, वो बीज दूसरे जगह पहुंच के और वहाँ पर अपना मतलब वहाँ पर उग जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब ही क्या हुआ, देखिए समझिए, बीजों का प्रसार, ठीक है, बीजों का फैलना, बीजों का दूर दूर तक फैलना ही बीजों का प्रसार यानी कि प्रकीर्णन कहलाता है। बीजों का प्रसार को ही क्या हम कर देंगे, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ठीक है। बीजों का प्रसार नहीं, याद रखिएगा। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, बीजों का दूर दूर तक फैलना ही प्रकीर्णन कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। और प्रकीर्णन के तरीका क्या होगा, हवा द्वारा। मान लो कपास का फूल क्या होता है, ऐसे उगा रहता है और फूटता है और हवा के माध्यम से इधर उधर फैल जाता है, ठीक है। या फिर पानी द्वारा, नारियल के पौधे में पानी द्वारा प्रकीर्णन होता है। जानवरों द्वारा, एक जेंथियम का पौधा होता है, उसमें जानवरों के द्वारा प्रकीर्णन होता है। फल के फटने से मान लीजिए अरंडी
गुलमेरी है उसमें फल के फटने से प्रकीर्णन होता है। यानी कि किसी भी तरीक़े से उसके बीजों का फैल जाना ही प्रकीर्णन कहलाएगा। और प्रकीर्णन हवा द्वारा, पानी द्वारा, जानवर द्वारा और फल द्वारा भी होता है। अब इसी का बुक में देख लेते हैं। तो प्रकीर्णन के भी बहुत सारा से प्रकीर्णन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, प्रकीर्णन का एक ये तरीका है पंख के माध्यम से। मतलब कितने बीज में होते हैं ना, पंख टाइप का होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चला जाता है। यहाँ पे देखिए, सहजन, ड्रमस्टिक तथा द्विफल मैपिल जैसे पादप में पंख युक्त बीज होते हैं, ठीक है, जिसके कारण से ही उड़ के क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगा और इसका प्रकीर्णन हो जाएगा। घास के हल्के बीज अथवा आक, जिसको मदार कहते हैं, रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर चले जाएंगे। यानी कि सूरजमुखी, सहजन जिसको ड्रमस्टिक कहेंगे या फिर द्विफल जिसको मैपिल कहेंगे, उसमें प्रकीर्णन किस माध्यम से होता है, पंख युक्त बीज द्वारा प्रकीर्णन होता है। फिर उसके बाद देखिए, नारियल क्या कहा गया, यहाँ पे देखिए, तंतु में जल के प्लवन तरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, जैसे नारियल। तो नारियल में किस चीज़ द्वारा होगा, जल द्वारा, ठीक। उसके बाद जो चीज़ चिपक के चला जाएगा, यानी कि जंतुओं के शरीर से चिपक के जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं, इसके द्वारा यूरेना और जेंथियम। तो चिपक के किसके द्वारा होगा, यूरेना और जेंथियम। यहाँ पे जेंथियम दिया गया है, ठीक है। और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल द्वारा, मादर या ओक के भी रोमयुक्त फल द्वारा, ठीक है। ये सारा चीज़ हो गया, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। और कुछ फल झटके के साथ फट जाते हैं और उसके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं और बीज पादप से दूर जाकर गिरते हैं, जैसे अरंड और बालसम, ठीक है। तो अरंड और बालसम के में किस तरह से प्रकीर्णन होगा, बीजों के फटने से। तो इस चैप्टर में यही सब था, ठीक है, ये हम आपको बता ही दिए। तो ये एक चैप्टर का छोटा सा नोट्स था। और देखिए, प्रकीर्णन के माध्यम से क्या फ़ायदा होता है, पौधे में भीड़ नहीं लगती है। मान लीजिए बीज एक जगह से दूसरी जगह बहुत जगह फैल गया, तो मान लीजिए एक बीज यहाँ, एक बीज यहाँ, एक बीज यहाँ, तो इसके माध्यम से भीड़ नहीं लगेगा, ठीक है। एक जगह अगर पौधा उग जाएगा तो उसको खाने की भी कमी हो जाएगी, लेकिन दूर दूर रहेगा तो प्रकीर्णन के माध्यम से अगर दूर रहेगा तो उसको भरपूर खाना मिलेगा और वो अपना पोषण अच्छा से कर पाएगा। भोजन और एक जगह की प्रतिस्पर्धा, यही चीज़ हम बताएं, प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी, भोजन अच्छा से मिलेगा और पौधे नए नए स्थानों पर उगते रहेंगे। तो इस तरह से हम आपको पूरा मतलब पौधे में प्रजनन चैप्टर ये टॉपिक बना के और 10 टॉपिक के माध्यम से ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले आपको प्रजनन बताएं क्या होता है, उसके प्रकार बताएं, 2 प्रकार के, लैंगिक और लैंगिक के भी 3 चीज़ बताए हैं। एक कायिक प्रजनन था, उसका प्रकार बताए हैं। फिर उसके बाद दूसरा टाइप हम आपको बताए हैं मुकुलन, ठीक है। मुकुलन में हाइड्रा और ईस्ट के द्वारा होता है। फिर उसके बाद हम खंडन आपको बताए हैं, खंडन स्पाइरोगाइरा में होता था। फिर उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, जिसको बीजाणु जनन बताए थे, ठीक है, जो कि ब्रेड में होता था। फिर उसके बाद लैंगिक प्रजनन में हम नर भाग और मादा भाग के बारे में बताए थे। फिर उसके बाद डिटेल किए हैं। और फिर उसके बाद एक लिंगी पुष्प और 2 लिंगी पुष्प बताए हैं। फिर उसके बाद परागन के बारे में बताए हैं। फिर उसके बाद निषेचन के बारे में बताया, मतलब फूल या फल और बीज का निर्माण कैसे होता है वो बताया। फिर उसके बाद प्रकीर्णन के बारे में बताया है। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। अगला चैप्टर में इसका क्वेश्चन आंसर देख लेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।